कितने एग्जाम्पल रखे थे? पहले 9 तक कर लिए थे ना, 10 से देखते हैं। Find the differential equation of all circles which pass through the origin and whose center lies on y-axis. Important question है. Differential equation of circles which pass through origin. Origin से pass करते हैं, passing point origin है, और जिनके center lie करते हैं y-axis पर. Center lies on y-axis. तो इसको डायग्राम बनाते हैं. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास करता है, यानी कि ओरिजिन से सर्कल पास करेगा, ये पासिंग पॉइंट है सर्कल का. और सेंटर कहाँ लाई करता है सर्कल का? वाई एक्सिस पर. वाई एक्सिस पर अगर सेंटर लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, कुछ भी ले लो लेंथ वाई, मतलब क्योंकि सर्कल की इक्वेशन एक्स और वाई में लिखेंगे हम, ठीक है. तो ए ले लो, के ले लो, एच कोमा के सेंटर होता है तो के ले लो, ठीक है. एच तो 0 हो गया और के की जगह के है. अब सर्कल ओरिजिन से पास भी करता है, तो सर्कल ऐसा ही बन सकता है. अगर सर्कल का ओरिजिन पासिंग पॉइंट है तो सर्कल ऐसे बनेगा. तो अंडरस्टूड सी बात है कि सर्कल की रेडियस भी कितनी होगी? के यूनिट होगी. डायग्राम से समझ में आ गया. तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस एच, एच की जगह तो 0 है, स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर. सेंटर 0 कॉमा के हैं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितनी है? के, तो के का स्क्वायर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. सर्कल की इक्वेशन. अब इसे ओपन करें तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky इज इक्वल टू के स्क्वायर. के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ky इज इक्वल टू 0. ये किसकी इक्वेशन है? फैमिली ऑफ सर्कल्स की. फैमिली ऑफ सर्कल्स की जिनके सेंटर कहाँ लाई करते हैं? वाई एक्सिस पर, और जो किससे पास करते हैं? ओरिजिन से. ओरिजिन के पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है. ऐसे ही अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर होंगे तो h, 0 हो जाएगा और रेडियस h हो जाएगी. इसकी ना एक और लैंग्वेज होती है, ये ऐसे भी कह सकता है, दिस इज द सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. कहाँ पर ये सर्कल टच कर रहे हैं? एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं. और किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं? ओरिजिन पर. तो एक्सरसाइज में तुम्हें डाउट आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ. इस क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट क्या बन सकती है? एक स्टेटमेंट तो यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. इन अदर वर्ड्स इट कैन से फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. दूसरी लैंग्वेज में अगर बोल दे सेंटर एक्स एक्सिस पर है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो दूसरी लैंग्वेज क्या बनेगी? टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन. ध्यान रखना इस बात का, फिर तुम डाउट लेकर आओगे. इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, जहां बुक में लिखा हुआ है उसके साथ लिख लेना. इसकी दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता है वो टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. ओरिजिन को एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है. अगर ऐसा होगा तो सेम हो जाएगा हमारे पास 0, के सेंटर और फिर पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब यहाँ से इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं. कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 1 के, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करके के को एलिमिनेट करते हैं. इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y, और y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस 2k, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, तो
एक्स प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस का के वाई वन इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू के वाई वन। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाय वाई वन इज इक्वल टू के। अब इस k की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के की वैल्यू x प्लस वाई वाई वन डिवाइड बाय वाई वन मल्टीप्लाइड बाय में y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इसको, तो वाई वन एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय वाई वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय वाई वन माइनस का 2x 2 इंटू एक्स इंटू ये वाला y 2x y और फिर माइनस प्लस माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0। कौन सा वाई वन है, कौन सा वाई वन है, ये वाई वन है, कैसे, कहाँ वाई वन है, तुम्हारी बुक खुली हुई है, बुक की नीड है, फिर अभी भी खुली हुई है, कोई नहीं सारे लक्षिता बनो, खोलो बुक खोलो, बुक में देखो, बुक में ज़्यादा बिलीव होता तुम्हें। अब इसमें y1 और y1 क्या निकला कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस का इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, यहाँ लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0। इतना ही छोड़ दो, या फिर इवन आप थोड़ा सा और कर सकते हो, क्या इज इक्वल टू 2xy चला गया, यहाँ पर dy by dx है y1 और उसको डिवाइड में लाना चाहो तो डिवाइड में भी ला सकते हो, जो मर्जी दो, तो आंसर ये भी ठीक है। वैसे तो यही सही आंसर है, देखना क्या आंसर दिया बुक में, मैच करो, आंसर मैच करो। ओहो, ये मैंने मेंशन नहीं किया ये वाला, कोई बात नहीं, ये वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, है ना। अगर मैं ये वाली बातें भी बताऊंगा तो मैं मैथ, मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर अगर मैं ये वाली बातें बताऊंगा तो मैं 12th क्लास को मैथ नहीं पढ़ा रहा, या फिर तुम मुझे कुछ और ही समझ रहे हो, हैं, बेसिक अलजेब्रा। छुट्टी तो थी नहीं आज, अरे वाह, एक्टिवा भी टाइम मांगती है, वेरी गुड। सो वो सीबीएसई बोर्ड पेपर था और आप एक्सक्यूज दो, एक्टिवा नहीं थी इसलिए हम लेट हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ बोर्ड के पेपर में सपोज ऐसा हो जाए तो वो कहेंगे हम आपके लिए गाड़ी भिजवा देंगे, पता, हाँ वो पता, वही तो कह रहा हूँ। फिर कौन सा क्वेश्चन था ये, 11th क्वेश्चन, कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन हुआ अभी। इसमें मैंने एक लैंग्वेज बता दिया, टचिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वो मैंने लिखवा दिया साथ में। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम बिल्कुल सेम वही आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो ये बोल रहा है टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, हमें उन सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो वाई एक्सिस को टच करते हो, कहां पर, ओरिजिन पर। तो ऐसे सर्कल क्या हो, ये वाई एक्सिस होगी, इस वाई एक्सिस को टच करते हैं सर्कल्स, ये सर्कल हो गया जो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टच कर रहा है इस लाइन को, और ये लाइन कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस है ये। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन है, ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है तो ऑब्वियस बात है एक्स एक्सिस यहीं से बनेगी, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, और ओरिजिन को वो टच कर रहा है सर्कल, वाई एक्सिस को टच कर रहा है कहां पर, ओरिजिन पर। तो ऐसे सर्कल का सेंटर कहां पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। तो इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या बनती है, दूसरी लैंग्वेज बनती है, वो क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू या पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन था, तो उसकी दूसरी लैंग्वेज क्या बनी थी, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, जो अभी हमने कर लिया। तो अब इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, h, 0, y 0 होगा एक्स एक्सिस पर।
अब रेडियस कितनी होगी, अंडरस्टूड सी बात है, h स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx इज इक्वल टू एच स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिख दिया और वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करते हैं 2x प्लस 2y, y का डेरिवेटिव y1 माइनस 2h, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0, हमें चाहिए h, 2 कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल कर दो, x प्लस वाई y1 माइनस h, 2 डिवाइड में चला गया, x प्लस वाई y1 किसके इक्वल आ गया, तो h की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर ले, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें ही कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए वैल्यू निकाली और पुट कर रहे हैं, तो पुट इन 1 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 h की वैल्यू x प्लस वाई y1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2xy y1 इज इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू y1 यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन तो निकलता नहीं है, तो बस यही आंसर है, इसको इज इक्वल टू में लेके जाना चाहो तो ले जाओ, देखो बुक में आंसर क्या यही होगा, बस उसको इक्वल टू लेकर गया होगा वो, जहाँ तक मेरा आइडिया यही दिया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, इसने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का और ये माइनस का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट थे ये दोनों क्वेश्चन, सर्कल की इक्वेशंस, सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशंस बना रहे हैं हम, बना ली सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कल स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की थी, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आज फैमिली ऑफ सर्कल्स कर लिया, अभी एलिप्स वाला आएगा क्वेश्चन लास्ट 13th, यही है ना, अच्छा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, अगेन सर्कल वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसने हिंट बता दी वो कौन से सर्कल होंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ से देखना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इनको टच करते हो सर्कल, तो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को टच करते हो, तो ऐसा सर्कल जो बनेगा, ये बन गया सर्कल, देखो सर्कल का जो भी सेंटर होगा, मान लो ये सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट से हमने एक क्या ड्रॉ करा, सेंटर से जहां पर ये जो टच कर रहा है पॉइंट एक्स एक्सिस को, जहां पर टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे इसको, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी ले लिया, ओ को टी से ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल कितना बनेगा, 9 10th क्लास में पढ़ा था ना टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी, तो रेडियस, तो इस लेंथ को मैंने क्या बोल दिया r, तो ये r होगी और ये 90 डिग्री, अब इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो भी कितना एंगल बनेगा, और ये भी अगेन रेडियस ही होगी टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से, इस पॉइंट का नाम m, ये एंगल आपको पता है कितना होता है ओरिजिन पर, तो ये कितना बचा होगा, और ये एक स्क्वायर ही बन गया, रेक्टेंगल तो बन गया, चारों 90 डिग्री है, और क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ स्क्वायर, अब क्योंकि स्क्वायर बन गया तो आपको पता है ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, r, r, ये लेंथ भी r होगी, ये लेंथ भी r होगी, ये कोऑर्डिनेट आ गया r, r, और रेडियस भी कितनी आ गई r, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनी, x माइनस r का स्क्वायर और y माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलें आगे, डायग्राम समझ में आ गया, और उसके बेस पर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बना ली, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाद में देख लेंगे, प्लस इसका वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का 2rx माइनस का 2ry यहाँ से और यहाँ से, यहाँ आर स्क्वायर, कितने आर स्क्वायर, और एक आर स्क्वायर माइनस ये इधर आ गया, तो 1 आर स्क्वायर रह गया, डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे, एक बार, आर ही कॉन्स्टेंट है, 2x 2y माइनस का 2r माइनस का 2r डी वाई बड़ी एक्स यानी y1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई y1 इज इक्वल टू में r कॉमन 1 प्लस y1, 2 तो कॉमन ही हो गया ना, 2 तो हटा देते हैं सब में से, इन दोनों को प्लस में ले गए, r कॉमन निकाल लिया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस y1 डिवाइड में आ गया, इस r की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, या तो इसमें पुट कर लो या फिर इसमें, अब इसमें पुट करोगे तो r यहाँ भी डालना पड़ेगा, यहाँ भी, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इससे बेटर है इसमें डाल लेते हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसी में डाल लेते हैं ताकि आसान सा रहे, ठीक है।
अब आर की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम 1 में, पुट इन 1। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में यहाँ टाइम लगेगा। x माइनस आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, x प्लस वाई वाई वन डिवाइड बाई 1 प्लस वाई वन और उसका होल स्क्वायर। ठीक, इस पर ब्रैकेट लगाने की नीड है तो लगा दो, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर की वैल्यू। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस वाई वन यहाँ भी और वहाँ भी कट गया एलसीएम, तो सीधा एलसीएम काटते हैं। इस x की मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन, दोनों माइनस के, और नीचे वाला एलसीएम मैं नहीं ले रहा, कैंसिल आउट हो गया वो, स्क्वायर y प्लस माइनस एक्स और एलसीएम यहाँ से और इसका एलसीएम सारा कैंसिल हो गया, स्क्वायर ही होंगे एलसीएम। अब ये और ये भी कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ गया, y1 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस वाई, स्क्वायर दोनों पे हो गया। यहां से क्या बचा, y माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या मुझको x माइनस वाई का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले आना, स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है, और अंदर क्या बचा, प्लस 1, y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, बस यही तक आंसर दे दो, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओपन करोगे तो बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और वो दोनों ही सेम है। लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अगर ये ना लिखता तो भी हम प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस लेकर चलते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात थी कि एक्स एक्सिस ही लेना है, लेकिन इसने यहाँ पर स्पेशली बता ही दिया कि फोकाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, तो ए किससे बड़ा होगा, बी से, बस इतनी सी बात है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमने इक्वेशन क्यों लिया, क्योंकि सेंटर एट ओरिजिन क्या रखा है, तो ओरिजिन पर ही सेंटर लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, ये 11th क्लास की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जिसका सेंटर 0 0 ओरिजिन होता है और ए बी से बड़ा तो फोकाई एक्स एक्सिस पर होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स है। ए और बी की अलग अलग वैल्यू के लिए ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिप्स बनेंगे। उन सब एलिप्स को दिखाने वाली हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है और ए और बी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि दो हैं तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स दैट इज y1, और 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब मेरे को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2y y1 बाई में बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ और y y1 को डिवाइड में, y y1 डिवाइड में आ गया, माइनस लिखा हुआ है, ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में, सिखाया था ना मैंने कुछ। अगर अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको दोबारा तो कुछ एलिमिनेट ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सीधा ही कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, v एज इट इज, y y1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u विच इज x1 माइनस इस बार x एज इट इज, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब डेरिवेटिव क्या करना है, v का y y1 का, ध्यान से u इंटू भी लगेगा, तो y y1 का y2, फिर प्लस y1 एज इट इज y का y1, तो y1 का स्क्वायर, ये स्टेप समझ में आ गया, और इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 0, तो क्या बचा, y y1 माइनस एक्स y y2 माइनस एक्स y1 का इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं एक बार, तो x y y2 हो जाएगा प्लस x y1 का स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई वाई टू का मतलब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, और एक्स, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 में है? और ये ऑर्डर 2 में ही आनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। तो फिर से वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स,
number of arbitrary constants in the family of equation या family of curves और equation, या फिर बेसिकली ये होता कौन सा है, ये सॉल्यूशन ही तो होता है, is equal to order of differential equation formed. जो हम differential equation form करते हैं, और form करने का working rule क्या है, what is the method to form the differential equation? Take the given equation, that means take the solution in which there are arbitrary constants, find how many arbitrary constants are there, 2, differentiate 2 times, we get 3 equation, एक तो ये और 2 और, टोटल 3 इक्वेशन से हमें क्या करना है, एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूशन करो, प्लस माइनस करो, व्हाटएवर जो भी आप टेक्निक लगा रहे हो, डिवीजन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, एक बार अगर मैंने डिफरेंशिएट कर लिया तो पहले वाली को फिर से यूज कर सकता हूँ e की बार x वाले क्वेश्चन में, और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मुझे ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाती है जिसमें कांस्टेंट एक साइड ही हो जाते हैं, तो दोबारा डिफरेंशिएट करके मुझे कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से भी डिफरेंशिएट कर सकता था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की कोई वैल्यू निकलती तो फिर वहाँ डालते, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा, जितने मर्जी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ, सबसे मेन बात यही है, फिर से बता रहा हूँ, एक नंबर का क्वेश्चन इस पे जरूर आ जाता है कि इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन ऑफ हैविंग ऑर्डर 4 देन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन 4। उल्टा क्वेश्चन, इफ देयर आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इफ देयर आर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द फैमिली ऑफ ए कर्व देन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव ऑफ ऑर्डर 3। समझ में आ गई बात। डिग्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ऑर्डर 3 होगा। अब यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने थे, 2, तो ऑर्डर कितना होना था, 2 हो गया। अगर मैं पूछूं डिग्री कितनी है, तो डिग्री 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। अब नॉन लीनियर है, बिल्कुल नॉन लीनियर इसलिए है, एक तो y इंटू डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाइड है, y अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और हर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर भी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर डी एक्स की पावर भी कितनी है, 2, ये 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। बस यही पूछ सकता है। हाइपरबोला कहेगा तो माइनस कर लेना बस, और क्या। तो हमने सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशंस देख ली, और क्या देख ली, स्ट्रेट लाइन की देख ली, एलिप्स की देख ली, हाइपरबोला पे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वो क्वेश्चन देख लिया जिसमें ऑलरेडी इक्वेशंस दी होती थी, कर दी होती थी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी उसकी। यहां तक कोई भी डाउट है क्या? 11.1 मीनिंग, डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर। अगर लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर है, और डिग्री कब डिफाइन नहीं है, और डिग्री देखते टाइम रेडिकल्स रिमूव करने हैं डेरिवेटिव के जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स था उसमें से। 11.2 में हमने फॉर्मेशन सीख लिया कि कैसे फॉर्म करते हैं, और 11.3 जिसमें हमने क्या किया, वेरीफाई कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन y की फॉर्म में होती है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, वो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। हाँ, 1 मिनट। अब यहां तक क्लियर हो गया, हटा दूं इसको। अब हम क्या सीखेंगे, 1, 2 और 3, 3 एक्सरसाइज हो गई है, 3 रह गई हैं, मतलब 50%, 40% डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, 40% चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद आज हम क्या सीखेंगे, आज हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया, और नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्यूशन ऑफ डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर हो गया ये, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर दे रखी होगी, और हमें क्या फाइंड करना है, उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? देखो, सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। 2 ही सॉल्यूशन आपके सिलेबस में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब तक हम जिस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था, जनरल सॉल्यूशन। यानी जितने भी 11.2 में क्वेश्चन में जो कर्व दी होती थी वो सारी कौन सी कर्व होती थी, जनरल सॉल्यूशन। उनसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे। जैसे अभी हमने जो किया था x² + y² - 2ky = 0, अभी ये की थी ना, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया था। तो ये क्या चीज है, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनी थी, 1 ऑर्डर की। अगर 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं उसको सॉल्व करूं, उल्टा क्वेश्चन हो जाए, अगर मेरे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन और मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उसका नाम ABC, K वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। 2 ऑर्डर में होगी तो 2 आएंगे, ठीक। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो कुल मिलाकर हमें बात करनी है सॉल्यूशन की, किसके सॉल्यूशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते टाइम हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग टाइप की होती हैं। अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हम मेथड अप्लाई करते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो एक मेथड है हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो जाती हैं। वो कौन सी हैं, वो उनका टाइप है, ठीक है, अभी लिखवा दूंगा पर्टिकुलर टाइप एक्सरसाइज वाइज। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जो होमोजीनियस टाइप की होती हैं, तो उनको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग रूल से मेथड से सॉल्व करते हैं, तो होमोजीनियस मेथड हो गया। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, तो उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से उसके वर्किंग रूल से सॉल्व करते हैं। तो टोटल तुम्हारे पास 3 ही एक्सरसाइज है और 3 ही टाइप हैं, अलग अलग 3 डिफरेंट मेथड सीखेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों मेथड में हम कौन सा सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल, और अगर किसी किसी क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहेगा तो हम वो भी निकाल देंगे, ठीक है। जनरल तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में निकालते हैं, जनरल से हम कहाँ निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल टू 0 में एक्स इज इक्वल टू एन पाई क्या चीज़ है, जनरल सॉल्यूशन। और अगर मैं एन को 0 डाल दूँ, 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, तो ये सारे एन बिलोंग टू इंटीजर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो मांग रहे तो दे देंगे, नहीं तो रहने देंगे, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आता है, आईवीपी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आता है, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब समझ गए, यानी dy बाई डी एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा होगा और हमें फिर y की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें dy बाई डी एक्स को हटाना है। कैसे हटाएंगे, इंटीग्रेट करके। एक बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन में सिखाई थी, अगर मैं कहूं f डैश x का इंटीग्रल तो आंसर क्या आएगा, fx, क्योंकि fx का डेरिवेटिव ये है प्लस c। dy बाई डी एक्स या fx एक ही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। इट मीन्स अगर मेरे को dy बाई डी एक्स दे रखा हो, इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाता है, y, है ना। तो एक सिंपल टेक्निक हर बार रहेगी इंटीग्रेट करने की, बोथ साइड, ठीक है। तो आज हम 11.4 जो है वो करेंगे अभी, बस पार्शियल वेरिएबल सेपरेशन पार्ट 3 11.4। हाँ, अब तुम्हारे डाउट क्या वो पूछ लो। 1 में तो हो गया था ना, 1 में तो कोई डाउट नहीं, 11.2 में डाउट है। 3 में भी ले लिया था, 3 में भी कोई डाउट था क्या, हो गया था। 11.2 में बोलो क्या डाउट है। वैसे कंप्लीट कर लेना आज, कंप्लीट तो नहीं की होगी। चलो बताओ 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 क्या है क्वेश्चन। अच्छा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो है। आपका आंसर मैच नहीं हो रहा। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट तो 3 ऑर्डर में बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ABC तीनों ही कांस्टेंट है बोल रखा है उसने। 3 बार डिफरेंशिएट करो। पहला 2x 2y y डैश प्लस का 2a, ठीक, मन नहीं है क्या पढ़ने का, प्लस c का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं ना, x का 1 हो गया और y का y1। कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार, c हट गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। अब 1 से ज्यादा बेटर है 2 काम की इक्वेशन है क्योंकि इसमें c नहीं है। अभी कितनी और बनेंगी, 2 और बन जाएंगी। इसको एक बार और 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, लिख लेना पेपर में, फिर यहां भी लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। क्या आएगा 2। एक काम करें, 2 कॉमन निकाल लें, यहीं पर निकाल लें या अलग से स्टेप करके दिखाऊं, ठीक। 2 कट गया, x का डेरिवेटिव 1, यहां पर u इंटू भी लगेगा, y y2 y1 y1 यहां भी आएगा ना, a का डेरिवेटिव यहां से b इज इक्वल टू, दोबारा बताऊं क्या, क्लियर। ये कौन सी इक्वेशन होगी, डिफरेंशिएट किसको किया, 2 को विद रिस्पेक्ट टू। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा ना, क्योंकि 3 थे, 1 2 तीसरी बार भी करूंगा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, b को उधर ले जाता हूं और y2 डिवाइड में ले आता हूं। तीसरी बार करूंगा तो मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, b0 हो जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूं तो b में तो दिखेगा, फिर b की वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू पुट करूं तो इससे पहले वाले में इज इक्वल टू में ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, और y2 कहां आ जाएगा,
ठीक, बस अब डिफ्रेंशिएट कर दो, कर पाओगे ना डिफ्रेंशिएट, u बाई वी रूल लगा के। तो y2 का स्क्वायर, y2 डेरिवेटिव इस पूरे का 1 का तो 0 हो गया, इसमें u इंटू भी लगेगा, तो y3 y2 इसका y1 u इंटू भी लग गया, प्लस 2 आगे y1 और y1 का ये कंप्लीट हो गया, मीन्स v स्क्वायर, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज। समझ में आ गया? और डेरिवेटिव क्या निकलेगा, इज इक्वल टू कितना, चले आगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 के पास, गया खत्म। देखो अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर है। मल्टीप्लाई करते हैं, y पहले से स्टेटमेंट तैयार रहती है, ठीक हो गया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अच्छा ये प्लस और थे तो अब भी हो जाएंगे, अभी कर देते हैं। माइनस का 1 नहीं, y3 माइनस का y3, चलो माइनस इज इक्वल टू 2y1 y2 स्क्वायर और प्लस y1 सेम ही है ना, तो 3 आ गया, ये यहां से हटा दें, y2 y3, पहले क्या स्टेटमेंट थी, नहीं कट रहे हैं। अब फाइनली क्या बना मेरे पास, 3y1 y2 स्क्वायर माइनस y3 माइनस y1 स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 0। y3 को आगे लिख लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो y3 प्लस y3 y1 का स्क्वायर माइनस का 3y1 y2 का, इसका मतलब d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस ये आंसर है। y3 तीनों में से कॉमन कहाँ है, 2 में से आ रहा है, तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस का 3y1 y2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते तब भी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही करना है। और बताना, और कौन सा डाउट है, और किसी कोई डाउट है क्या? ठीक है 11.4 करते हैं फिर। एग्जाम्पल 1, अच्छा मैंने अभी बताया नहीं है जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा मैं बताता रहूँगा कि कौन से क्या क्या सॉल्यूशन है। चलो तो हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। बस कैलकुलस खत्म होने वाला है और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। इस मेथड से हम कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से हम वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, टाइप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और जी वाई बीच में मल्टीप्लाइड। इस मेथड से हम वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी वाई की फॉर्म में होती हैं। ये है टाइप। या फिर इस टाइप को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि dy, ठीक है, इक्वल टू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया और यहां पर एफ एक्स और यहां पर जी वाई, ठीक, या फिर यहां जी वाई और यहां एफ एक्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ हो, 2 ऑर्डर में आएगा ही नहीं, 1 ऑर्डर में ही आएगा आपके पास, ठीक है। 2 ऑर्डर में क्या क्या क्या, इससे मैंने ये नहीं लिखी है, इससे मैंने ये नहीं लिखी है, ठीक है। लो अब भूल जाओ, एफ और जी लिखे वहां F1 और G1 लिखे, ठीक है, या और कोई ना कर दो नाम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में हो, डी वाई डी एक्स हो साइडों में या फिर ऐसे हो, इससे हम इसी फॉर्म पे जाएंगे, डी वाई एक तरफ रख लेंगे और डी एक्स एक तरफ रख, एक्स के साथ जो फंक्शन होगा वो एक्स की टर्म्स में होगा, एक्स का फंक्शन, और वाई के साथ जो फंक्शन होगा वो या फिर कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। आपने मेन बात जो है ना वो नोटिस करनी है, तो पता नहीं लग रही होगी कि मेन बात है क्या। मेन बात ये है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आर सेपरेबल, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है यहाँ पर कोई भी,
x का फंक्शन x में ही है और y का फंक्शन, और वो प्रोडक्ट फैक्टर फॉर्म में है, मतलब वैल्यू अगर अलग पुट करेंगे तो फिर उसकी टर्म्स में आ जाएगा। समझ नहीं आया, मतलब x वाला अलग है और y वाला अलग है, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन, इसीलिए इसका नाम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये किस टाइप का है? ये इस टाइप का है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये पूरी क्वांटिटी क्या है? एक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? एक्स और वाई की टर्म्स में इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं? पहले दो के अंदर ब्रैकेट लगा लेता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बना? दोनों में से कॉमन क्या आया? इज इक्वल टू, देखना जरा क्या ये इस फॉर्म का आ गया, dy by dx is equal to any function which is in terms of x, any function which is in terms of y, they are separate, वो सेपरेट है। तो अब हमें क्या करना है, dy जो न्यूमिनेटर है उसको नहीं छेड़ना, उसको थोड़ा छेड़ सकते हो आप, dy को ही रहने दो, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, पहले इतना कर लो। अब ये दोनों मल्टीप्लाइड में थे, dx के साथ कौन रहना चाहिए? x का समान, इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड में लिखा था। समझ में आ गई बात? कुछ भी हो चाहे वो, बस x की टर्म्स जो हैं वो वही रहेगी। अब ये क्या था? इधर था ना, इस साइड था ना, वो कहाँ आ जाएगा? आ गया समझ में? dy के साथ कौन सा फंक्शन है? gy, मतलब y का फंक्शन। वो फंक्शन क्या है? 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। हमने क्या किया? इंटीग्रेशन कर लिया बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल सिंबल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ऑलरेडी इनके रिस्पेक्ट तो है ही ना, बस इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन ये तो कर लोगे। अब क्या आंसर आया? नहीं, इसका नहीं आया, इसका क्या आया? ऊपर है ना ये x प्लस का c, ये क्या चीज है? हाँ वही जनरल सॉल्यूशन है ये ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये दिया होता था, ये दिया होता था, और हम ये बनाते थे इसको डेरिवेटिव करके और c को हटाते थे। अब हम इसको इंटीग्रेट करके वापस रिवर्स बैक क्वेश्चन हो गया। कैलकुलस में यही तो सीखा था, पहले डिफरेंशिएशन किया फिर इंटीग्रेशन नहीं कर दिया। डिफरेंशिएशन में क्या किया? क्वेश्चंस जो दिए होते थे उनके डेरिवेटिव निकाल दिए, फॉर्मूले से, रूल से, पावर रूल से, जो भी था चेन रूल लगाया। और इंटीग्रेशन में रिवर्स नहीं हो गया, उनके वापस क्या निकाल दिया हमने? जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे, डेरिवेटिव तो दिए ही होते थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे हुई? डेरिवेटिव करके इक्वेशन बना दी। अब गिवन इक्वेशन जो डेरिवेटिव करने के बाद आई हुई है उसको इंटीग्रेट करके ओरिजिनल इक्वेशन ले आए, वो उसका सॉल्यूशन हो गया। अभी कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। अगर हमें दिया हो कि ये जो कर्व है, इसे ये फैमिली ऑफ कर्व्स होगी, अरे तो फैमिली ऑफ कर्व्स होगी, सी की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कर्व बनेंगी, वो सारी कर्व के स्लोप सेम होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन का। खैर इतना मैंने डिटेल में नहीं बताया है, तुम्हें नीड भी नहीं है उतने की। अगर क्वेश्चन ये कह दे दिस कर्व पासिस थ्रू 0,1, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये कर्व है ये किससे पास कर रही है? इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x को 0 डालो और y को 1 डाल दो। c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू यहाँ डाल दो। अब ये एक ही कर्व है, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? और इस बात को बोला जाएगा IVP, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोला जाएगा? हाँ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो होती है जिसमें x और y का कोऑर्डिनेट जो कर्व को सेटिस्फाई करता है, जो कर्व के ऊपर लाई करता है, वो दिया होता है। मतलब एक हेल्प दे दी, उस हेल्प की वजह से, अच्छा अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया तो दो हेल्प देगा वो आपको, तो वो 2 ऑर्डर की इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन नहीं है इतना। ठीक है, आपको सिर्फ 1 ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। 2 होगी तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कोई डाउट? हर बार इतना आसान नहीं दिया होगा, कई बार थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट भी हो, और कई बार हो सकता है इससे भी ज़्यादा आसान हो, मतलब आपको यहाँ तो फैक्टर बनाने पड़े, कई बार फैक्टर भी बनाने नहीं पड़ेंगे। अब ये टाइप खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वेरिएबल x और y हैं क्या वो सेपरेबल फॉर्म में हैं या नहीं है।
क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिसके अंदर देखना dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है? इन दोनों से कॉमन क्या निकाल सकते हो? अंदर क्या बचेगा? कोई फायदा हुआ? कुछ और ट्राई करके देख ले। एक्स स्क्वायर तो y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स आएगा क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला। ये भी एक्स के टर्म्स में आ रहा है। मुझे एक्स और वाई के फंक्शन अलग करने हैं, नहीं हो सकता। अगर यहाँ ऐसा होता तो y कॉमन आता, अंदर क्या आता? अब आप कर सकते थे, है ना। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लोगे ना। हटा दूँ इसको? रट्टा क्या लगाना है, वैसे ही समझ लो वेरिएबल सेपरेशन। फॉर्म कोई भी दे रखी हो तो फॉर्म से कोई आइडेंटिफाई नहीं करते, बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए dy पे dy का समान, dx पे dx का समान, दैट्स इट। सॉल्व्ड एग्जांपल 11.4 इज योर होमवर्क। कंप्लीट कर लेना इसको। एग्जांपल 1 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जांपल में। ये देखो ये इस टाइप की कैटेगरी ऑफ बच्चे ही तुम देखो, खुद देखो। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा हुआ है। नहीं, कई सालों से वो मैडम फर्स्ट ईयर में पहला क्वेश्चन निकाल ले। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऊपर वाला नहीं पढ़ता, नीचे की कहानी पढ़ते हैं। अरे सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो तो ठीक है, क्वेश्चन की जो वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन लिखा है जनरल सॉल्यूशन निकालना है? नहीं लिखा ना। अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो हमें क्या निकालना होगा? हाँ, वो बताएगा नहीं आपको, जनरल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना है। तो क्या है पहला पार्ट? dy by dx इज इक्वल टू x log x। सेकंड पार्ट बोल दो। d ऐसे तोड़ना होता है। अच्छा x प्लस 2 है क्या? अच्छा, यहां पर डिवाइड में ले आऊं? फिर डिवाइड में ले आया मैं, ठीक है। समझ में आ गई बात क्या किया? ठीक है। थर्ड पार्ट बताना। dy by dx 1 by x इज इक्वल टू, क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करते। देखो अगर आप ना उसको वैसे लिख लो तो आप कहोगे कि x0 हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में x0 नहीं हो सकता, डिफाइन नहीं करेगा ना। उधर x लिखने से और यहाँ लिखने से फर्क पड़ता है। क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसकी डोमेन और रेंज जो है ना वो इफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो तो मेरे से लिखा गया था, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। बस यही है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए? कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हैं ये? 1 ऑर्डर की है ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। dy को यही रहने देते हैं, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। dy dx न्यूमरेटर में रहने चाहिए और यहाँ पर क्या है? कोई प्रॉब्लम? क्या इसको इधर लाने की जरूरत है? नहीं, x के साथ x का ही होना चाहिए, ठीक है। इम्प्लाइज नाउ, बस इम्प्लाई लगा दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखो या मत लिखो, लिखने की भी क्या जरूरत है, बस इम्प्लाई लगा दो। x log x। नहीं आया समझ में? अब मैं क्यों करूं? तुमने इंटीग्रेशन नहीं सीखा था। इसका इंटीग्रल कितना आएगा? 1 है ना ये। और इसके अंदर बाय पार्ट्स log x। इंटीग्रेशन दोनों का आता है क्या? log x का तो नहीं आता ना, वो जबरदस्ती करने वाली बात है। इंटू 1 करके तो चलो ऐसे तो सबके ही आ जाएंगे। इजीली किसका इंटीग्रेशन आता है? तो इसी को भी लेंगे, इसको यू लेंगे, है ना। तो चॉइस आइलेट को कौन याद रखता है? मैं तो रखता नहीं याद, तुम भी मत रखो। वैसे जो बात बता रखी है, अगर दोनों का आता हो तो जो वैनिश हो रहा है उसको यू ले लेते हैं। तो log x इंटीग्रल x का, log x का डेरिवेटिव ऐसे लिखना चाहिए dy by dx, और बाय पार्ट्स खुद लिख लेना, और इसका इंटीग्रल और देन इसका प्लस c लगा दो और क्या लिख दो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक ही c लगाना है बस, जो भी है। इसका इंटीग्रल log x, एक x बच गया, इंटीग्रेशन प्लस का c, वो है इज इक्वल टू कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? कितने आने चाहिए थे? ऑर्डर 1 था तो 1 ही आना चाहिए था। इसको डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर आ जाओगे। या करके दिखाऊं? पक्का है ना। तो पहले यही तो कर रहे थे, ये गिवन होता था और ये निकालते थे। अब ये गिवन है और ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप हो गया। किसमें?
वाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, डी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स के अंदर कोई रिलेशनशिप जो है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो कि गिवन फैमिली ऑफ कर्व से ऑब्टेन की गई है, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अगर हमें पता होगी ये कर्व किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है तो उसका पाथ ट्रेस हो गया, और जब उसका पाथ ट्रेस हो गया तो सी हट जाएगा, उसका मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। वो हमें क्वेश्चन वाला हिंट बताएगा तो हम उसको आंसर दे देंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ इसके बाद मेरे करने की नीड नहीं थी, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, सारे नहीं करूंगा। dx को उधर ले जाओ, dy यहीं रहेगा, ये dy यहीं रहेगा, dx क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ x जो भी था x स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय और इंटीग्रेशन करूं क्या, बोलो इसका तो y क्या, न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो या फिर क्या कर लो +4 -4, मतलब एडजस्टमेंट +4 -4, एक्स स्क्वायर -4 का x -2 x + 2 एक कटेगा और दूसरा क्या बचेगा प्लस, फिर दूसरा भी तो बचेगा ना, x -2 प्लस का 4 बच गया, 4x -5 बच गया, 4x -5 डिवाइड बाय x + 2। अब है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं होगा, का होल स्क्वायर, हाँ ये हो सकता है x + 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल। अल्टीमेटली मेरे को ही करना पड़ गया, देखो dy x² प्लस का 4x माइनस का 9 डिवाइड बाय, ठीक है। देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो रिस्क ले सकते हैं, एक जो रिस्क नहीं ले सकते। जो रिस्क नहीं ले सकते वो तो भाई साफ सी बात है ना, ऐसे कर लें रेडी वाले की तरह, सिंपल इसको डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड करके तो गलत होगा ही नहीं, डिवाइड करके रूल लगेगा कोशेंट का इंटीग्रेशन रिमाइंडर डिवाइड बाय में कर लोगे, हैं एक मेथड तो यही हो गया। दूसरा x² में 4 सब्ट्रैक्ट किया और 4 ऐड कर लिया, ठीक है, 4 सब्ट्रैक्ट 4 ऐड, और इसको सेपरेट कर दिया, x + 2 यहाँ पर, x + 2 यहाँ पर, ये तो बनी गया फॉर्मूला x - 2 x + 2, x + 2 से x + 2 बढ़ गया, x - 2 का इसका इंच पार्ट का इंटीग्रल हो गया। यहाँ क्या बचा माइनस का, हाँ इस पार्ट के लिए पूछ रहा था कि उसमें फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी, अभी भी डिग्री सेम है तो भी डिवाइड ही होता है, फिर डिवाइड कर लेना, नहीं करना तो फिर एक काम करो 8 ऐड 8 सब्ट्रैक्ट कर लो ना, ज़्यादा क्या, ज़्यादा दिमाग लग गया क्या इतना महंगा तो नहीं पड़ा ना। 4 कॉमन ले लेना अब इन दोनों में से, तो कट गया, और ये बचा माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 13, वो लोग में आ जाएगा, डन। और हाँ ऐसे भी कर सकते थे, +4 -4 किया तो दिस एंड दिस x + 2 का माइनस का सेपरेट कर लो, वही बात पड़ गई, कर लोगे ना खुद ही। नेक्स्ट, अब इसमें dx को उधर ले जाते हैं, x को भी ले जाते हैं उधर और इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलें आगे, फिर इसका तो y आ गया, इसका आपने कर रखा है, कर भी रखा है, इसका x tan इनवर्स x कर रखा होगा ना आईलेट 9.7 एक्सरसाइज में। तो मैं बोल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी निकलेगी, इसीलिए जल्दी निकलेगी क्योंकि तुम्हारा इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाएगा, और मेरे को तो करना ही नहीं है, खुद ही कर लेना। dx यहाँ चला गया, ठीक है। अब तुम अगर मना कर दो कि ये नहीं कर सकते तो फिर तुमने इंटीग्रेशन नहीं सीखा, मैं क्यों कराऊंगा, मेरे को तो कराना ही नहीं चाहिए। इसका तो y हो गया, इसके दोनों पार्ट अलग कर लो, है ना। अब तुम बताओ किसका इंटीग्रेशन बताऊं मैं, दोनों के इंटीग्रेशन में किसका नहीं आता, दोनों का ही आता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड +1 -1 और फिर हो जाएगा, या फिर √2x + 1 को y ले लेना, या 2x + 1 को y ले लेना, तब भी निकल जाएगा, किसी भी तरीके से करोगे हो जाएगा। और इसका कैसे करोगे बताना, दोबारा बोलना, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड, इतना बड़ा रिस्क। इसको जब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसको 10 क्यों बनाना है, वो ना तब करते हैं जब डिवाइड में होता है, cos x sin x, वो तब करते हैं टेक्निक जब डिवाइड में होता है, ठीक है। इसकी ना एक बार नोट्स हैं क्या इंटीग्रेशन के, मैंने नोट्स एक बार बनाए थे लेकिन मैं सुनाऊंगा बहुत बार, नहीं है समझ। इंटीग्रेशन बहुत काम आता है 12th क्लास के अंदर, इतना डेरिवेटिव काम नहीं आता जितना इंटीग्रेशन काम आता है। इंटीग्रेशन के नोट्स में ना तुम्हारा एक पॉइंट था 13th 11th पॉइंट है, हाँ 11th पॉइंट है पेज नंबर
7 पे, इसमें ना लिखा हुआ है 11th में साइन की पावर, ये नोट्स में लिखा हुआ है साइन की पावर mx का इंटीग्रल, जब m इवन है तो फॉर्मूला, जब m ओड है तो रिपीट, तुम रिवाइज कराना मेरे से, और कोस की पावर m का इंटीग्रल, जब m इवन है तो फॉर्मूला और ओड है तो इवन प्लस 1 में ब्रेक करके लेट करने वाला था। फिर इसके बाद ना टाइप लिखी हुई है, इसके बाद इसमें नोट्स में टाइप लिखी हुई है साइन mx कोस nx, लेक्चर में भी कराया था। जब दोनों इवन हो तो फॉर्मूला, जब दोनों ओड हो या एक ओड हो तो ओड वाले को ब्रेक कर लो 1 और इवन में, तो जो 1 बचा उसके इंटीग्रल को पुट कर दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद आया? ठीक, तो क्या करना चाहिए, जो ओड है इसको ब्रेक कर लो, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x, और साइन इसको क्या लिख दे इंटू, चलो मैं प्रूव करता हूं, मैं इंटीग्रेशन आता नहीं है। अब लेट क्या करेंगे, साइन एक्स को, अगर पहले ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूशन कर रखा है तो फिर अलग वेरिएबल ले लेना, साइन एक्स को तो कोस एक्स डी एक्स क्या बन गया, ये वाला क्या बन गया डी टी, प्लस या माइनस, वाह वाह, तुम डायमंड्स होते थे, अब नहीं हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स डी एक्स और डी टी, ये सब लॉकडाउन यहाँ से हुआ। 6 महीने तो प्रेशर ही नहीं रहा ना बच्चे के ऊपर, सोचता ही नहीं, उसने तो मजे लिया घर पे बैठ के, मूवीज देखी, वेब सीरीज देखी, सब कुछ किया होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस होता है, इंटीग्रल होता है माइनस कोस, तो कोस एक्स डी एक्स और यहाँ से डी टी, ये बन गया डी टी। अब क्या करोगे, हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी फोर, बस मल्टीप्लाई कर लेना, इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में आना चाहिए खुद, मेरे को बताना ना पड़े, ठीक है। लेकिन चलो नेक्स्ट देखना, तो 11.4 तुमसे हो जाएगी, हो जानी चाहिए, अभी कर लेते हैं। 7-8 ही तो हैं, एक्सरसाइज में वो पार्ट ज़्यादा होंगे तो मार्क करवा दूँ फिर, तो मार्क करवा देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देखना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और फिफ्थ पार्ट साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मिल गया। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड पार्ट ई की पावर एक्स वाला है ना, फोर्थ पार्ट कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाला, यही है कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस टू एक्स इक्वल टू कोस 3x। फिफ्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट जो लास्ट है 1 बाय साइन 4 प्लस कोस 4। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद कर लेना फोर्थ पार्ट एक्स वाई वाई प्लस 2 वाला। फोर्थ क्वेश्चन में कर लेना, क्या करोगे, फोर्थ पार्ट ही कर लेना बस, एक्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में कर लेना, फिफ्थ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में कर लेना सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, एट्थ पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन में कर लेना सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। एट्थ क्वेश्चन में कर लेना सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन में कर लोगे सारे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। चलो नाइन्थ क्वेश्चन में करना, फर्स्ट पार्ट कर लेना, थर्ड पार्ट कर लेना, फोर्थ कर लेना, सिक्स्थ कर लेना, सेवंथ कर लेना, बस 10th 11th 12th तो तीनों कर लेना। ठीक, अब तो मार्क करवा दिए ना, तो ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। पार्ट 3 है, थर्ड लेक्चर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, पहले पार्ट्स लिखवा दो सारे। 1 माइनस वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, आगे इज इक्वल टू बोलना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोलना, x plus 1 dy
by dx equal to 2xy. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बोलना। Y into dx minus x dy equal to xy dx. xy dx. यहाँ हाँ xy नेक्स्ट बोलना, dy by dx लास्ट पार्ट है, ठीक है। equal to 1 plus x square bracket 1 plus y square. बस Yes. ये तो अभी कराया था, हाँ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है ना। चलो देखना, डी वाई से कोई पंगा नहीं लेना, डी एक्स को उधर ले जाओ, y को नहीं वाई को नीचे ले आते हैं, इस पे ई की पावर एक्स प्लस में। दोबारा बताऊं क्या, एक्स पे एक्स का समान वाई पे वाई का इंटीग्रल, यहाँ कितना आ गया लॉग मोड वाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स 1 का एक्स प्लस का सी, ठीक है। अच्छा कई बार ऐसा होता है अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लॉगरिथम आ रहा हो तो आप कांस्टेंट को log c ले सकते हो ताकि log mn का फॉर्मूला बन जाए और इजी हो जाए। समझ में आ गई बात, तो log c ले सकते हैं कांस्टेंट को। अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइन इनवर्स के फंक्शंस आ रहे हो तो c की जगह साइन इनवर्स c ले सकते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखते हैं, सबसे पहले 1 माइनस वाई इंटू एक्स, बेवकूफ़ी मत करना कभी भी मल्टीप्लाई करने की, इतना सुंदर उसने दे रखा है अलग अलग करके, तुम उसके अंदर और खिचड़ी बना दो। एक्स और वाई तो अलग अलग चाहिए हमें, बढ़िया दिया हुआ है। इंटू डी वाई डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये वाली फॉर्म में इक्वल टू होता है तो इसको उधर ले जाओ, माइनस का 1 प्लस एक्स टाइम्स वाई, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब डी वाई तो ये रहने दो, डी एक्स को उधर ले जाओ, समझ में आ गई बात, बीच में इक्वल टू। अब वाई पे वाई वाला सारा सामान 1 माइनस वाई, ठीक है, ये वाला वाई डिवाइड में माइनस एक जगह तो रहेगा ही, जहाँ मर्जी रख लो, ठीक है। ये एक्स डिवाइड में ये 1 प्लस एक्स, कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना मैंने, सारा कर लिया। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर लोगे आगे, इसका सेपरेट करके 1 बाय वाई का log वाई, इसका 1 का वाई log एक्स और उसका 1 और माइनस आई सी ले लेना, ठीक है। इसमें डी वाई एज इट इज, डी एक्स को यहाँ ले आओ, यहाँ क्या रहने दो, और ये एक्स प्लस 1 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और वाई कहाँ, इसका इंटीग्रल log मोड वाई। एक और अपॉर्चुनिटी इंटीग्रेशन सीखने की, नहीं समझे क्या, एक और चांस है, इंटीग्रेशन सीख लो, मतलब 12th क्लास वाले बोर्ड वाले। हाँ हम जैसे c जो लिखते हैं log mod y plus c, इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आता है, नहीं, एक साइड आएगा, तो एक साइड ठीक, एक साइड ही लगाना है। इसका क्या आएगा इंटीग्रल log ऑफ प्लस, चलो मैं दोनों साइड लगा लेता हूँ, आप खुश रहो। सी की C1 अलग अलग तो यूज करूंगा, तो C1 कर लिया, ठीक है, x 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट बाय एक्स प्लस 1, एक तो कट गया, एक x आ गया और दूसरा, अगर ध्यान से देखा हो तो है ना, ऐसा ही बना था। सेम थोड़ा लिखूंगा फिर कहीं काट के जीरो को, कोई कॉन्स्टेंट ही नहीं है, मजाक थोड़ा चल रहा है। अब इस C1 को कहाँ ले जाओ, अब इसका नया नाम क्या रख लो, कुछ भी रख लो, सी रख लो, है ना, समझ में आई बात। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट तो एक ही है, वो दो जो आ रहे थे वो डिपेंडेंट थे, पर इंडिपेंडेंट तो एक ही बनेगा एक्चुअल में, ठीक है। ये रह गया, क्या करो वाई डी एक्स, इस वाले को माइनस में ले आओ, एक्स वाई डी एक्स, और ये माइनस वाले को, समझ में आया, ये माइनस का तो प्लस ले, और इसको माइनस, दोनों में से कॉमन क्या आ गया, अरे डी एक्स डी वाई अलग अलग करने होते हैं तो डी एक्स कॉमन निकालो, ठीक है। हाँ अब आप दोबारा देख लेंगे, ठीक है, वाई भी निकल रहा है कॉमन, पहले मत निकालो, पहले ऐसे लिख लो, ठीक, अगले स्टेप पर देख लेंगे। पहला टारगेट होता है डी वाई डी एक्स को सेपरेट अलग अलग करना, ठीक है। अब देखते हैं डी वाई के साथ वाई का समान चाहिए, ये एक्स है तो क्या करेंगे उसको, अब यहाँ एक्स का ही समान चाहिए, अगर वेरिएबल सेपरेशन नहीं लग रहा होता तो यहाँ वाई स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ होता कि वो निकल ही नहीं सकता था कॉमन, यहाँ तो निकल ही रहा है, 1 माइनस वाई कॉमन तो वाई इंटीग्रल बोथ साइड करूँ आगे, log मोड वाई, इसका सिंपल है इंटीग्रेशन, वो हो जाएगा। ऐसे डिवाइड कर देते तो भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस एक्स वाई को डिवाइड करो तब भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था एक बार दोबारा बताना, मैं कुछ और बताता हूँ इसके अंदर, क्या क्वेश्चन था यहाँ, ये था क्या, पक्का यही था, श्योर, अच्छा ठीक है। तुम अपना टैलेंट दिखा रहे हो ना कि एक्स वाई से डिवाइड कर लेंगे तब हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूँ फिर, है इससे एडवांस लेवल की बात। ऐसे करो, इसे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कर दिया, ये चीज ना डी ऑफ एक्स बाय वाई है,
करके देखो, y का स्क्वायर होगा, y एज इट इज होगा, dx आएगा, माइनस एक्स एज इट इज होगा, और तो ये d ऑफ एक्स वाई है। यहाँ से y कट गया, इसको हम यूज कर सकते हैं d ऑफ x बाय वाई, और वहाँ क्या बचा, अब इंटीग्रल ले लेना, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, और y से y नहीं, y से y कैंसिल नहीं करना, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में आ गई तुम्हें, ये वाली ये समझ में आ गई, ये आगे आएगा, इनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चला जाता है। जैसे अब y dx माइनस एक्स डी वाई बाय में वाई स्क्वायर, तो कई बार हमें ऐसे मिलता है, अब जैसे यहाँ पर डी वाई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बन रही, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ बन जाती है, यहाँ पर सोचेंगे तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी एग्जैक्ट फॉर्म बन रही होती, और जैसे यहाँ पर भी बन रही थी डी एक्स बाय वाई, तो हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा आंसर आ जाता हमारा, डायरेक्ट आंसर आता। तो अगर बोथ साइड, जैसे मैंने लेफ्ट साइड में तो बना लिया था, राइट साइड में भी अगर कुछ बन जाती है ना इस टाइप की फॉर्म, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब और प्लस हो जाएगा। लास्ट पार्ट तो कर ही लोगे, थर्ड देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय में क्या है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 0। तो हटा देते हैं, इक्वल टू में कॉमन क्या निकला, अंदर क्या बना, इंटू दोनों में से कॉमन अंदर क्या आया, मल्टीप्लाइड बाय, खुद करना आगे, ये तो सही है, डिवाइड बाय में ये हट गया, और ये एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, उधर जाएगा तो वो थोड़ा माइनस हो जाएगा, कर लोगे, आगे करके दिखाऊं कैसे करोगे, ये तो डिवाइड में आएगा, अरे इस पे थोड़ा लग जाएगा, ये तो x का है तो नीचे आएगा उसके। अब फॉर्मूला क्या था, गलत है फॉर्मूला, साइन वाला, log ऑफ x प्लस सेम फंक्शन था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में log ऑफ y प्लस सेम फंक्शन, वहाँ log ऑफ x प्लस सेम फंक्शन, और log c ले लेना, तो log से mn की प्रॉपर्टी लगाकर log से log कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर है वो इजी हो जाएगा। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सॉल्व करना है इसको, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस का, हमें कॉमन निकालना चाहिए पहले डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले आओ, और y में से, इसमें कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी y की टर्म्स में है सारा, इसको यहाँ लेकर आए तो x प्लस हो गया, प्लस a इंटू डी वाई वहीं रहने देंगे, जो न्यूमरेटर था उसको नहीं छेड़ते, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लाते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, डी वाई एज इट इज, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और यहाँ कितना है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या है, x प्लस a कहाँ आ जाएगा, और डी वाई डिवाइड बाय में कर लोगे, इसका तो आ गया log x प्लस a का मोड, बताना इसका कैसे करोगे, a कॉमन निकाल लेंगे, सारे बेकार आइडिया आप ही के पास आ रहे हैं क्या, उसके बाद क्या करेंगे, y बाई 2, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, इसको y कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा, और पार्शियल फ्रैक्शन से ज़्यादा बेटर एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। एडजस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, 1 तो है ही, ए वाई को ऐड और ए वाई को, जब ए वाई सब्ट्रैक्ट करोगे और सेपरेट करोगे तो कट गया एक, और जब ऐड करोगे तो वाई से वाई कट गया, नहीं आएगा समझ में। वैसे ये बताओ ये क्या चीज़ है, y माइनस ए की जगह कोई नंबर होता 2y स्क्वायर और ऊपर dy, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर लेते इजीली, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर ये है कि a कॉमन निकाल लिया, y बाई ए, फिर y बाई 2a का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाफ y बाई 2a बनेगा, पर मेरे को बेकार लग रहा है इसमें परफेक्ट स्क्वायर। अपनी बात है कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसमें कैलकुलेशन
हाँ एडजस्टमेंट पार्शियल फ्रैक्शन भी कहाँ करेंगे, ए बाय वाई बी, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये बन गया ना। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के झंडे गाड़ने इतना मुश्किल थोड़ा ना हो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन की, हमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़े। अरे y और 1 माइनस वाई दोनों लीनियर आ रही है तो कितना आसान है। 1 आपके पास ऑलरेडी यहाँ था ही, ए वाई माइनस और प्लस क्यों किया इसको देखकर। अब 1 माइनस ए वाई को जब सेपरेट करोगे, इन दोनों को नीचे लिखोगे तो ये कट जाएगा ना, एक तो 1 बाई वाई का log वाई आ गया, और दूसरा करोगे तो ए वाई, वाई के वाई कट जाएगा, ए तो है ही log ऑफ 1 माइनस ए वाई, और जो माइनस ए है वो डिवाइड में भी आएगा, कहीं भूल जाओ। आंसर मिला लेना पीछे बुक में से, इंटीग्रेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, याद आ जाएगा इंटीग्रेशन। और इस एक्सरसाइज में कोई डाउट आया तो फिर मतलब इंटीग्रेशन नहीं आता, सीधी सी बात है। इसमें कोई डाउट अगर आया तो मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है वही गड़बड़ है उसके अंदर। इंटीग्रेशन के डाउट्स लिए थे तुमने तो देख लो, इंटीग्रेशन फिर से रिवाइज हो जाएगा। पूरा जो अब यूज हो रहा है वो सारा इंटीग्रल यूज होगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन है, आइलेट है, पार्शियल फ्रैक्शन है, जो भी है। प्लस को ले जाओ उधर, माइनस डी वाई वहीं रहेगा, डी एक्स यहीं रहेगा। ये वाई का इसके साथ सही नहीं है, डिवाइड में ले आएंगे, मल्टीप्लाइड है। ये 10x यहाँ से हटाओ, ये हटा दो, बस 10 को पुट किया, ऊपर डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, t²/2 यानी 10^2। आंसर ही बता रहा हूँ, इसको वाइलेट करा, ऊपर एग्जैक्ट dy है, इंटीग्रेट कर लिया हमने, तो क्या बना हमारे पास 10^x/2 बन गया ना। लोग बना क्या, अच्छा ठीक हाँ ठीक है 10x ऊपर नहीं है ना, नीचे है, तो क्या बना dt/t बन गया, तो log ऑफ, बिल्कुल सही है, log ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस प्लस सी, log c ले लेंगे क्योंकि सारे log में आ रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू दिस log m प्लस log n का फॉर्मूला, अरे log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, नहीं आया क्या, log m log n इज इक्वल टू 11th में क्या, अब तो कर लो ई से ई हट जाएगा या log कट जाएगा, तो क्या बचेगा कुल मिलाकर 10x 10y इज इक्वल टू, देखो यही होगा आंसर। अच्छा अगर मैं सी ले लूँ log ना लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, वो भी ठीक है। और अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आएगी, यानी कि x और y की वैल्यू दे रखी होंगी, तब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम log c लें या खाली c लें, आंसर दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा था ये क्वेश्चन, 4th या 5th? अच्छा अभी तक 3rd ही हुआ है क्या। ये इसने क्या लिखा है देखो, ये हमारा log में मोड आ गया था 10x इंटू 10y इज इक्वल टू क्या आया था, log c आया था ना। पहली बात तो इसने log c लिया नहीं है, ठीक है, इसने क्या यूज किया, सिर्फ c यूज किया। चलें आगे, इसने c यूज किया। अब यहां से हमने एंटी मतलब e ले लिया, रेस पावर क्या कर दी e से log कट जाता ना, या चलो अगर नहीं भी ध्यान तुम्हें तो ये पता है, अगर log ऑफ a टू बेस b इज इक्वल टू c होता तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, सब भूल गए नहीं, b की पावर c इज इक्वल टू, कितनी बार समझाया था लॉगरिथम का मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 कितना होता है 3। किसी नंबर का लॉगरिथम वो पावर है जो किसी गिवन बेस पर रेस करने से वही नंबर मिल जाता है। जैसे मान लो मेरे को लॉगरिथम निकालना है 64 का बेस 2 पर, तो 2 की कितनी पावर रेस करें, 2 की पावर 6 64। मान लो मेरे को लॉगरिथम निकालना है 64 का 4 के बेस पर, मान लो मेरे को लॉगरिथम निकालना है 64 का 8 के बेस पर, समझ में आ गया, 8 का स्क्वायर 64, ठीक। तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसके बेस की वो पावर है जो रेस करेंगे तो वही आंसर आपको मिलना चाहिए, तो लॉगरिथम ये होता है। तो लॉगरिथम के अंदर कैलकुलस में बेस अंडरस्टूड है क्या होता है, हाँ, नेचुरल लॉगरिथम में ln यूज होता है, कैलकुलस के अंदर ln ही यूज करते हैं हम। ln का मतलब होता है लॉगरिथम बेस e वाला, ln x लिखा हुआ है ना, अगर पेपर में कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है ln x, इसका मतलब है log बेस e x, समझ में आ गई बात। अगर log x लिखा है तो मेरे को नहीं पता कि यहां पर बेस क्या है, तो या तो क्वेश्चन वाला बेस खुद मेंशन करता है e, या फिर कैलकुलस का पेपर है आपका
ऑब्वियसली मैथ सब्जेक्ट में आप कैलकुलस ही स्टडी कर रहे हो, तो अगर नहीं भी दे रहा तो आपको खुद क्या लेना चाहिए, ई। लेकिन अगर कॉमन लॉगरिथम है या कैलकुलेशन पर्पस में फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं तो वहां पर बेस चलता है 10, होता है कॉमन लॉगरिथम। और इसके अलावा और कोई भी बेस हो सकता है, तो फिर वो बेस क्वेश्चन वाला मेंशन करेगा। तो ज्यादा बेटर जो वर्ड है वो ln है, ना कि log है। लेकिन या तो अगर ई मेंशन कर दें, लेकिन हमारी बुक क्या करती है, log के नीचे ई मेंशन भी नहीं करती है वो, और ln भी यूज नहीं करती है एलिमेंट्स में। एनसीईआरटी में कई जगह किया हुआ है ln, ठीक है। तो ध्यान रखना LOG बेस ई वाला नेचुरल लॉगरिथम है, ln वाला ई, ठीक है। और ई की वैल्यू भी पता होनी चाहिए 2.71828 अप्रोक्स। और ई की जो वैल्यू है ये कैसे आती है, ये आती है 1 + 1/n की पावर n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये एक इनडेटरमिनेट फॉर्म का सॉल्यूशन है। 1/∞ 0 को टेंड करता है, और 1 + 0 1, 1 टेंडिंग 1 की पावर इन्फिनिटी, टेंडिंग 1 की पावर इनफाइनाइट तो वैसे ही टेंड करता है, तो टेंडिंग 1 की पावर कितनी है हमारे पास, इन्फिनिटी। मतलब आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, 1 से क्लोज कोई भी नंबर ले लो, 0.9235, ये 1 के बहुत क्लोज है, या 0.9983 बहुत क्लोज है 1 के, आप अपनी मर्जी से लेना, 1 के कोई भी क्लोज नंबर, 9 पॉइंट समथिंग कुछ भी, और कैलकुलेटर ले लेना। और बस लेने के बाद क्या करना है, इसकी पावर्स लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई करके इसकी पावर्स रेज करना। जैसे मैंने कैलकुलेटर लिया और मैंने इस पर प्रेस किया 0.9, बताओ क्या करूं, कोई भी डिजिट, कोई भी बोलो, 8 7 9, ये कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका पावर रेज होती आ रही है, ये इसकी पावर रेज, इसकी अगर हम पावर कितनी रेज कर दें, हाँ इन्फिनिटी पावर पावर रेज करते जाएं, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली इतनी डिजिट तक चला जाएगा। घर से करके देखना। अच्छा, ये 1.023 समथिंग कुछ, मतलब इससे 1 से थोड़ा पहले भी और 1 से थोड़ा, मतलब टेंडिंग 1 होना चाहिए। अगर x किसको टेंड करता है, 1 को, तो मतलब इस वाले टाइप में जो है इसका आंसर ये आ जाता है। न्यूमेरिकली इसे खोलूंगा तो ये बनेगा 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अगर हम इन वैल्यूज को क्या कर लें, प्लस कर लें, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, ये मैथ के अंदर एक यूजफुल कांस्टेंट है। इसका यूज कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। चलो खैर, अभी ये वाली बात तो समझ में आ गई तुम्हें। 10x 10y का मॉड्यूलस इक्वल टू, समझ में आ गया। और ये मोड को हटाते हैं तो क्या बन गया, ठीक है। पर हमें बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट्स हैं। पहला, dy/dx किसके इक्वल है। अच्छा ध्यान से देखना, एक बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁻x - y को e⁻x/e⁻y प्लस x² डिवाइड बाय, मतलब क्वेश्चन वाला आपको खुद हिंट देगा कि सॉल्व कर ले भाई, हो रहा है वेरिएबल सेपरेशन। समझ में आ रही है बात। एलसीएम क्या आ गया, ऊपर क्या आया, dy/, तो dy e⁻y को, और यहां से मैं क्यों करूं सॉल्व, है ना, तुम्हें ही करना है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, log ऑफ dy/dx, इसकी डिग्री डिफाइन है क्या, शाबाश, इसकी डिग्री डिफाइन, ठीक है। log dy/dx इज इक्वल टू ax + by। अच्छा, इंटीग्रेशन करने से पहले dy/dx सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ बेस क्या है, तो dy/dx की वैल्यू क्या बनेगी, e⁻ax + by। दोबारा बताऊं, ये आ गया समझ में, सेम वही वाला अभी जो सिखाया था log वाला, नहीं तो दोनों तरफ e लगा लिया, e से log हट जाता है। तो यहाँ से dy, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, dy और dx वहां चला गया तो क्या बना, e⁻ax, क्या किया, हाँ लगा दिया, dx लगा दिया, dx वहां चला गया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ना ऐसा। अब dy के नीचे आ जाएगा ना e⁻by, मल्टीप्लाइड में है, और इस पे यही रहने दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इसका तो आ ही गया e⁻ax बाय में प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन e⁻,
समझ में आया? पहले e की पावर माइनस बी वाई हुआ, फिर e की पावर माइनस बी वाई का e की पावर माइनस बी वाई बाय में माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन हो गया। यही इसका आंसर है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, जनरल सॉल्यूशन। ये सारे जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं और सभी में ये लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही करके दिखाया था, याद हो तो इसके जब फैक्टर बने थे तो क्या बने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट अलग अलग कर लूं, इसका रूट अलग, इसका रूट अलग, और इज इक्वल टू में माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स, समझ गए? प्लस में लिखा हुआ था, इक्वल टू में चला गया। अब इसके डिवाइड में आ गया x, और ये वाला इसके डिवाइड में चला गया, और dx इधर मल्टीप्लाइड में। दोबारा बताऊं क्या? इसका तो हो गया, t पुट करो इसको ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई, t से डिवाइड, dt बाय रूट t बन गया, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय x, बताना कैसे करोगे इंटीग्रेशन? सोच लो, 1 मिनट सोच लो, कैसे करोगे इंटीग्रेशन, बुक में मत देखना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय में x, इंटीग्रेट कैसे करेंगे? वहां तक बता देना जहां तक, ऐसा ना रेशनलाइज छोड़ देकर हो जाएगा, ऐसे नहीं बोला, उस स्टेप तक पहुंचा देना जहां से हम कहें हाँ भी ठीक है आप तो आ गया समझ में। 2-3 स्टेप्स खुद सोच लो ना, खुद सोच लो, 1 मिनट है, तुम खुद सोच लो, आंखें बंद करके खुद सोच लो भाई क्या करना चाहिए इसके अंदर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय x कैसे करेंगे हम? करो भाई जल्दी करो, बताओ मेरे को कैसे करना चाहिए इसका इंटीग्रेशन। हाँ, अगला स्टेप याद है ना? मैं कह रहा हूँ वहां तक पहुंचा दो अगले स्टेप तक, यानी कि जहां से मेरे को हो रहा है, मतलब सोच लिया ना आगे 2-3 स्टेप्स। क्या कह रहे हो? और कोई तरीका किसी के माइंड में आ रहा है? आईलेट यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे? यू और वी कौन से होंगे? 1/x को क्या लेंगे? u या v, दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। 1/x को u लेंगे और 1 प्लस एक्स के रूट को v लेंगे, v 1/x को और u अजीब सा लग रहा है। एक बताओ, एक मास्टर स्ट्रोक, मतलब सीधी सी एक बात, नो बकवास, सीधी सीधी बात, कोई ऐसे कर लेना। बताओ फिर बताओ। x को tan थीटा लेट कर ले, क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर मैं थोड़ा बताऊंगा, हाँ नंबर आगे। 1 प्लस, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, जैसे भी है हो जाएगा, वो तुम्हारी हेडेक, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा बस खत्म। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले टाइप में 10 नहीं बताया हुआ क्या? 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है, सेकंड स्क्वायर बाहर सेकंड आ गया, नीचे क्या है 10, और 10 का डेरिवेटिव क्या है? सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर सेकंड क्यूब हो गया और नीचे क्या है? हो जाएगा आगे सॉल्व। अच्छा वैसे हाँ, दीक्षा क्या कह रही थी? रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही था मेथड। और क्या बोल रहे थे? थोड़ा देर है बेटा, ठीक है, दूसरे बच्चे आए हैं वो पूछ रहे हाँ 2 मिनट 5-7 मिनट में। हाँ बताओ क्या करते हैं? एक्स को tan थीटा कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ दीक्षा क्या कह रहे थे? एक्स स्क्वायर को लेट कर लें। अच्छा देखो क्या किया हमने, रेशनलाइज कर लिया। एक तो यही कहते हैं, ऐसे ही रेशनलाइज। ऊपर क्या बन गया और नीचे क्या बन गया? गुड, ठीक है। अब ये हो गया लीनियर और रूट में क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक। हाँ अब क्या करना होता है? x को 1/y लेट करना होता है। क्या दोबारा बोलो? वैसे यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, बात एक ही है। dx की वैल्यू कितनी आ गई? तो माइनस का 1/y²
माइनस बाहर रख लिया। इसकी जगह क्या लेट किया था, 1/y इसकी जगह क्या किया था, इसकी वैल्यू पुट करना x की वैल्यू 1/y है। +1 एलसीएम लेने के बाद यहाँ तो y आएगा ना, दोबारा बताऊँ क्या, और ये क्या बना, y square + 1/y square y² + 1/, ठीक, y square से y square बढ़ गया हाँ कोई भी एक काट लो, ठीक, बचा क्या, y square + 1 y square into root। अब y square को लेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये रूट ऊपर चला जाएगा तो ठीक है चला गया, मल्टीप्लाई बाय y square रहेगा। ठीक है, सर ये क्या वही नहीं आ गई, नहीं वहाँ नहीं आए, ध्यान से देखो, पीछे x है अब y square को वो मत करो, यहीं से देखो, मेरे ख्याल से यहाँ तुमने गलत लगवाया है। 1 + x² के रूट को t लेट करना होता है, क्वाड्रेटिक वाले इसको टी लेट नहीं करते। लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक होता है, तो रूट क्वाड्रेटिक को टी लेट करते हैं, यह ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में लीनियर को लेट करते हैं 1/2 और क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक को टी लेट करते हैं। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इसको भी 1/x को 1/2 y² + 1 के रूट को टी लेट करते हैं, तो y² + 1 किसके इक्वल आ गया, तो 2y dy क्या आ गया, 2t dt आ गया, यानी y dy, अच्छा y मिल नहीं रहा, y ऊपर है नहीं ना, सर इस रूट के अंदर भी x को ही लेट कर हुआ है। इसको ना यहाँ तक क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, इसको सेपरेट करो, माइनस y² से y² कैंसिल, बचा क्या, 1/y² + 1 का ये वाला, और दूसरा पार्ट क्या आया, 1/, उसका रूट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। हाँ हमने y² दिस किया और 1/this, अब यहाँ पर y² ऐड और अगर कर दें, सॉल्व हो रहा है, 1 + y² - y², 1 + y² नहीं होगा सॉल्व ना, नहीं होगा, ये तो हो गया, अब ये वाला पार्ट रह गया 1/y² और रूट ऑफ y² + 1। इस टाइप के इंटीग्रल में ऐसा क्वेश्चन करा होगा तुमने 13th एक्सरसाइज के अंदर, देखना ऐसा क्वेश्चन किया होगा, ये y को ही लेट कर रहे हैं 1/t। y, सर ये देखो ये रहा। ये क्वेश्चन है सेम, हाँ सेम क्या किया हुआ है, इसके अंदर जो ये खाली y को ही लेट किया हुआ है फिर से 1/t। यानी इस स्टेप के बाद ही, चाहे सेपरेट ना भी करूं, y को सर मतलब ऊपर 1/, हाँ y को 1/z किया, तो ये बन गया -1/z² dz, नीचे कितना आ गया 1/z², 1/z² + 1, तो 1 + z² और डिवाइड बाय में ये कैंसिल हो गया, ये z ऊपर चला गया। अब कर लोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक और सब्स्टिट्यूशन लग गया, ये वैसे नहीं करते तो शायद यहाँ से भी हो रहा था। इस स्टेप के बाद फिर से y को कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/z। t 1/z कुछ भी इस टाइप से तो हो जाता, पर रैशनलाइज करके ना लेंथी हो रहा है, कुल मिलाकर बात ये है, फिर रैशनलाइज करके लेंथी ही जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 + x² के रूट को अगर मैं t लेट कर लूँ इसमें स्टार्टिंग में, तो 1 + x² किसके इक्वल आ गया, तो 2x dx किसके इक्वल आ गया, 2t dt, कोई प्रॉब्लम, ये हो गया ना, ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा था रैशनलाइज वाला, ठीक। अब 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई और x से, ठीक है, x dx क्या हो गया, t dt हो गया, नीचे x² की जगह क्या बना, और ऊपर नहीं आया समझ,
सबसे आसान था ये टाइप पढ़ा कहीं ऐसा कोई टाइप था तो मैंने क्या लेट करा था। ठीक है, रैशनलाइज करने से लेंथी हो रहा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना, 3e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई यहीं रहने दो, ये यहीं रहने दो, इसको कहाँ ले आते हैं, ये माइनस तो यहीं रहने दो, 10y को बस हो गया, 10 वाले का तो हो जाएगा, इसका बताओ, 3 तो कांस्टेंट ही है, e की पावर x डिवाइड बाय में दिस, e की पावर x को वायलेट कर लो, सब खत्म, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, बाकी हाँ +1 -1 करके एडजस्टमेंट कर लो, फिर भी करना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट के बाद एक तो कट जाएगा, दूसरा जो पार्ट बचेगा हाफ नहीं पूरा ही कॉमन निकालो, e की पावर x कॉमन निकालो, ऊपर e की पावर -x हो जाएगा, यहाँ e की पावर -x -1। अब इसको t लेट कर लेना, ऊपर डेरिवेटिव रखा हुआ है, dt बाई t बन जाएगा। वन माइनस e की पावर x को कॉमन लूं, इस पूरे को, हाँ इसको कॉमन ले लूं, इसको कॉमन ले लूं, यही लिखा हुआ था नीचे, अंदर 1 बचेगा, कॉमन ले लूं इसको, हाँ फिर ऐसे बोले लेट कर लें, बिल्कुल मैं ये कैसा कॉमन हुआ, हाँ बिल्कुल लेट कर ले इसको, बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया, वो +1 -1 वही बात होती है लेट करने पे ही। फिफ्थ बस खत्म, यहां भी खत्म होने वाला है सब, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या लिखा आगे, अच्छा पता है क्या होता है, y क्या होता है, y इज इक्वल टू fx, एक और तरीका भी होता है इसको लिखने का, y की जगह ना कई बार हम yx भी लिख लेते हैं, समझ में आ गई बात। तो y0 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, yx इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है, y की, समझ में आ गई बात। तो मतलब इसको देखकर आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू, ठीक, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होगी, पूरा लिखूं क्या, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा, क्वेश्चन पढ़ना, देख फिर गलत, सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये है ना क्वेश्चन, तो सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इज इक्वल टू y tan x, तो dy के नीचे y आ जाएगा और tan 2x के साथ में dx, dy बाई y का आंसर, y लो y मोड y लो कोई फर्क नहीं पड़ता, y तो पॉजिटिव ही है ना, tan 2x का इंटीग्रल, वेरी गुड, log ऑफ प्लस का, मैं ले रहा log c, आपकी मर्जी लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। अब x को क्या पुट करना है 0 और y को क्या पुट करना है 2, ये बन गया log ऑफ 2, 2 का मोड तो 2 ही होता है, सेकेंड 0 कितना होता है, cos 0 का उल्टा, cos 0 होता है 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और log ऑफ 1 कितना होता है 0, और 0 इंटू समथिंग 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दो, क्लियर, बस ये आ गया आंसर। अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया बेसिकली, ये 2 पीछे चला जाएगा और ये 2 भी पीछे चला जाएगा, log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा, तो log 4 secant 2x, और यहाँ पर log y स्क्वायर, और log से log कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, चलिए आगे देखना क्या आंसर है, कोस की टर्म्स में तो कोस की टर्म्स में निकाल देंगे, 2x, ठीक है, या मोड था ना एक्चुअल में, सिर्फ मोड ही कंटिन्यू किया हुआ है, तो ठीक है मोड में दे दो आंसर या ना दो, कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। x माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, और क्या दिया, dy के नीचे क्या आएगा, तुम्हें समझ भी आ रहा है ना, ये डिवाइड में आ गया, अच्छा x को तो छेड़ना नहीं है ना, ठीक हो गया,
2 नहीं, लेकिन 2 वहीं पर ही है, एक साइड रख लो ना 2 को, या नीचे ले गए, नीचे ही ले आते हैं। अब क्या बना, 1/2 बाहर रख लो, ठीक है, -1 और +1, पहले +1 वाला कर लेते हैं, log ऑफ और ठीक है, और प्लस का y2 = 1, इसका मतलब x2 है और y1 है। log 1 0 होता है, 2 - 1 log 1 0 होता है। c की वैल्यू यहां पर डाल देना, यही आंसर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, कर ही दोगे मल्टीप्लाई, 1 बचा और 1 का डेरिवेटिव 0, बोलेगा 1 का 0 आ गया, इंटीग्रेशन कर रहा है, डेरिवेटिव नहीं कर रहा। नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही आई है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या निकलते हैं, पर्टिकुलर, अभी जो हमने दोनों निकाले थे ये क्या थे, पर्टिकुलर, इससे पहले सारे जनरल सॉल्यूशन थे। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखेंगे ABC वगैरह, और पर्टिकुलर में क्या दिखेंगे, फिक्स कांस्टेंट, वैल्यूज दिखेंगे, फिक्स कांस्टेंट दिखेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर 5 देन पहला नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन इट्स GS मतलब is blank, number of arbitrary constants in its particular solution is blank। ऑप्शन भी दूं क्या, बताओ, आंसर बताओ फिर, 5 और 0, आर्बिट्ररी कांस्टेंट थोड़ा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, फिक्स कांस्टेंट भी नहीं पता कितने आएंगे, क्या होता है क्या नहीं, वो नहीं पूछेगा क्वेश्चन। इलॉजिकल बातें मत करो, लॉजिकल बात ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर 5 है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में 5 होंगे, C1 C2 C3 C4 C5, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में अगर मुझे 5 बाउंड्री कंडीशंस, 5 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यूज बताएगा 5, तो 5 इक्वेशनें बनेंगी, उनसे मैं C1 C2 C3 C4 C5 की वैल्यूज निकाल सकता हूं, वो वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी 5 रियल नंबर आएंगे, जब वो पुट हो जाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसमें फिक्स कांस्टेंट्स अपीयर होंगे, आर्बिट्ररी कितने अपीयर होंगे, 0। समझ में आ गई बात, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते। 5 मिनट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ना करें फिर, मैं सोच रहा था ये खत्म हो जाता, तुमने मेरे इरादों पे पानी फेर दिया। 11.4 कंप्लीट हुई नहीं है वैसे, खुद ही कर लेना या तो। नेक्स्ट होमोजेनियस, चलो अब कुल मिलाकर ये ले जाना भाई नोट्स जिसके भी हैं, 11.4 कंप्लीट करो।